नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का, द्रव्य और उनकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ये एक बड़ा चैप्टर है और इसको एक पार्ट में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। तो ये वाला जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट होगा, इसके बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मेरा मोटो ये नहीं कि इसको हम चाहते तो एक पार्ट में ख़त्म कर देते सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा के, बट इसमें समझने लायक बहुत चीज़ है। अगर आप नहीं समझेंगे तो इसमें इस तरह से वर्ड है ना कि आपको वर्ड में ही जो उसी में आपको घुमा के रख देगा, ठीक है, कि मॉलिक्यूल क्या है, मैटर क्या है, अणु क्या है, ठीक है, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को समझना पड़ेगा इसमें। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कुछ वर्ड हम लोग देखते हैं, द्रव्य। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है द्रव्य, ठीक है। एक होता है द्रव, ठीक है, जो आप लोग पढ़े। एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। इस द्रव्य का मतलब होता है तीनों फॉर्म, यानी कि सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, ठीक है। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, और मैटर का ही मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। ये होता है पदार्थ। ये और ये वाला जो द्रव्य है, द्रव्य माफ कीजिएगा, ये होता है द्रव्य, ये होता है द्रव। ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड जैसे कि पानी, पानी क्या है, एक द्रव्य है, द्रव है, ठीक है। तो आप लोग ये वर्ड समझ गए होंगे। जहाँ भी हम अगर द्रव्य लिखेंगे तो इसका मतलब है मैटर, यानी कि ये क्या हो गया, यौगिक हो गया, माफ कीजिएगा, मैटर हो गया, ठीक है। और जहाँ भी हम लोग द्रव लिखेंगे, द्रव सिर्फ द्रव, यानी कि ये हो गया लिक्विड में हम लोग बोल रहे हैं बात। चलिए अब आगे समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह वस्तुएं जो स्थान घेरती है, कुछ अपना स्थान लेती है, जिसका अपना एक द्रव्यमान है, जिसका कुछ मास होता है, अर्थात जिनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ, मैटर कहते हैं। क्या हमने बोला कि जिसका जो कोई अपना स्थान घेरता है, जिसका अपना कुछ मास होता है, यानी कि उसका कुछ एक भौतिक फिजिकल अस्तित्व होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मैटर, पदार्थ, द्रव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1661 में, कब? 1661 में किसने अपनी पुस्तक द सेप्टिकल केमिस्ट में किया था? तो किसने किया था 1661 में अपनी पुस्तक सेप्टिकल केमिस्ट में? तो ये क्या था? रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व यानी कि एलिमेंट शब्द जो है पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। ये सब तत्व है, एलिमेंट है। और जो तत्व शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था 1661 में, किसने किया था? अपनी पुस्तक द सेप्टिकल केमिस्ट में किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ठीक है। और तत्व शब्द का जो परिभाषा दिया था, ठीक है, तत्व शब्द का जो सबसे पहले, एलिमेंट शब्द का जो सबसे पहले परिभाषा दिया था, किसने दिया था? ये हो गया एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने किया था। सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। और इसका परिभाषा किसने दिया था? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह ठोस जिसके अवयवी कणों की आकृति तथा व्यवस्था अनियमित एवं अनिश्चित होता है, कोई फिक्स उसका स्ट्रक्चर नहीं होता है और वो अनिश्चित ढंग से रहता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पे जरा सा आप लोग एक चीज़ समझिए, एक होता मॉर्फस, ठीक है, एक होता मॉर्फस सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। मॉर्फस सॉलिड क्या होता है? देखिए, जब भी कोई सॉलिड बनता है तो उसमें कि वो एटम से बनता है, हमको पता है कोई भी चीज़ बना है एटम से बना है। अब अगर एटम के बीच, ठीक है, एटम के बीच में कोई एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, एक कोई खास पैटर्न चल रहा है, जैसे कि मान लेते कोई एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार, ये चारों एटम एक स्ट्रक्चर बना रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है? तो एक चपटा स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये एक लंबा चेन तक चलते रहेगा, इस तरह से लंबा चेन तक चल रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। और ये एक डायरेक्शन में नहीं, ये तो 2D हो गया, थ्री डायमेंशनल में चलता है, इधर भी चलते रहेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी, बाएं दाएं सब जगह से, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है मॉर्फस, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल। ये क्रिस्टल के फॉर्म में है ना, क्रिस्टल ये होता है, तो उसको बोलते हैं मॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं? मॉर्फस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टल ही ठोस बोला जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जब कोई ठोस अपना कोई के फिक्स पैटर्न में नहीं चलता है, यानी कि वो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एमॉर्फस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय कौन कौन सा होता है ठोस? जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो, यानी कि फॉल्स ठोस भी बोलते हैं, यानी कि सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है रबर होता है, प्लास्टिक होता है, कांच होता है, ठीक है, ये सब होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। और यहीं पे आप देख लो, इसका दोनों का हम डिफिनेशन लिखे हुए यहाँ पे। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि मॉर्फस सॉलिड क्या होता है? वे कण, वे अवयवी कण, यानी कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, इसके जो अवयवी कण, अवयवी कण कौन सा होता है? या तो परमाणु के बीच का, अणु के बीच में, या फिर आयन, ठीक है। एक नियमित दोहरावेदार यानी कि रिपीटेड पैटर्न व्यवस्थित होता है, ठीक है, जिसमें एक निश्चित आकार बनता है, जिसका एक फिक्स कोई स्ट्रक्चर होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड में
के कण अनियमित रूप से बिखरे होते हैं और कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ना ही उसका कोई एक फिक्स आकार होता है। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसका एक फिक्स गलनांक होता है, जैसे लोहा आयरन का एक फिक्स गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। एल्युमिनियम का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अक्रिस्टलीय किसी का भी ले लो, उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, आभासी ठोस, जिसको अभी हम बताएं, आभासी ठोस मतलब एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है, आभासी ठोस यानी कि सूडो ठोस या सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं, तो उसको किसको बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और इसका एग्जांपल कांच, रबड़ और प्लास्टिक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कांच क्या है, कांच जो है ये कांच क्या है, तो ये होता है सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी कि अतिशीतित द्रव्य है, अतिशीतित द्रव है। ठीक है, कांच क्या है, अतिशीतित द्रव, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, तो अब यहीं पे आपको बोला जाएगा क्या कि अक्रिस्टलीय का एग्जांपल या फिर सूडो सॉलिड का एग्जांपल या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल, तो ये तीनों को आप लोग लिख दीजिएगा। एनसीईआरटी में ये तीनों दे रखा। ठीक है, कांच, रबड़ और प्लास्टिक, और इसी से ही आएगा आपको क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मैटर नहीं है, यानी कि कौन सा मैटर नहीं है। आप बोल रहे मैटर, पदार्थ कौन सा नहीं है, तो हम अभी आप लोग को एक चीज़ बताए थे, पदार्थ उसे कहते हैं जिसका अपना कोई वॉल्यूम होता है, फिक्स एक वॉल्यूम है, मास है, और वो कुछ स्थान घेरता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हवा का अपना एक मास होता है, प्रकाश का कोई मास नहीं होता है, जल का मास होता है, बर्फ का भी एक अपना मास होता है, स्थान भी घेरता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश को क्या माना जाता है, मासलेस माना जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ये क्या है, मैटर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ठोस सॉलिड का गुण नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग पहले समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सॉलिड, फिर लिखते हैं लिक्विड, फिर है गैस। चलो तीनों को समझते हैं बारी बारी। सॉलिड क्या है, मान लेते हैं सॉलिड कोई हर चीज़ एटम से बना हुआ है। अगर एटम के बीच के एकदम इस तरह से एटम सटा हुआ है, बना हुआ, इस तरह सटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से एकदम सटा हुआ है, इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड कहते हैं। इसके बीच का जो यहाँ देखिए स्पेस जो है ना, एक एटम से दूसरे एटम के बीच की स्पेस जो होता है ना, बहुत कम यहाँ पे ना के बराबर होता है। यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है ना, ये बहुत ही कम होता है सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, और जितना स्पेस कम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, कि दोनों एक एटम से दूसरे एटम के बीच में उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पूरा मिट गया, ये हो गया सॉलिड। ठीक है, जिसका एटम जो है ना पूरा एकदम सामने से है, एकदम सामने में। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, इसमें कम होगा, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा ना बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। इसका एक अपना एक कुछ फिक्स पैटर्न होगा, शेप होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब आते हैं लिक्विड में। लिक्विड क्या चीज़ है, तो लिक्विड में जो एटम तो होता है, लेकिन इसका एटम जो होता है ना, ये थोड़ा दूर में होता है, इस तरह से थोड़ा दूर में होता है। अब इसके बीच में यहाँ देख रहे हैं आप, कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बीच में देखो, यहाँ इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है, ये इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा दूर में है। यानी कि इसका जो हम लोग डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बड़ा होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा होता है किसके तुलना में, सॉलिड की तुलना में। और जितना दूर में होगा उतना ही फोर्स कम लगेगा। एक एटम से दूसरे एटम के बीच में फोर्स जो है ना कम लगता है उतना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिक्विड का। गैस में क्या होता है, एक यहाँ है तो एक यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स भी उतना कम लगेगा। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इसको बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, गैस में। तो ये तीनों को हम लोग समझ लिए। अब अगर हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग आराम से कर पाइएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा एक ठोस यानी कि सॉलिड का गुण नहीं है, सॉलिड का गुण नहीं है। देखिए, इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रबल होता है। बिल्कुल, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। घनत्व अधिक होता है, एकदम देख रहे हो कैसे इस तरह से एकदम एटम जो होता है ना सटा होता है। घनत्व यानी कि इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, ये भी सही है। अब पूछा गया नहीं है। ठीक है, आकार और आयतन सामान्यतः नहीं बदलता है। सामान्यतः यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, सामान्यतः नहीं बदलता है, बदल सकता है लेकिन सामान्यतः नहीं बदलता। आप इसे रखा हुआ है तो नहीं बदलेगा। बदलेगा कब, जब उस पर कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अब कोई आयरन है, ठीक है, वो चपटा है, इसको हमको पीट पाट के गर्म करके गोल बनाना है तो बन जाएगा। लेकिन क्या अगर आयरन इस तरह रखा हुआ तो एक सामान्यतः बन जाएगा, नहीं बनेगा गोल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सामान्यतः लिखें कि आकार सामान्यतः नहीं बदलता है, ये भी सही है, ये तीनों ही सही है। ठीक है, कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते कण। ठीक है, ये इसका देखिए गति करते हैं, मूवमेंट होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं होता। स्वतंत्र मतलब ये किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं हुआ है, किसी ये एटम है, ये किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग क्या हुआ है, एक दूसरे के साथ क्या है, हाईली अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बीच में भी मूवमेंट होता है हल्का हल्का, यही कारण रहता है कि जिस मूवमेंट अगर
इलेक्ट्रॉन के बीच में मूवमेंट के, अगर देखो एटम मूवमेंट कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो मूवमेंट होता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ठीक है। तो ये कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है, द्रव का गुण नहीं है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। निश्चित आयतन होता है, देखिए सॉलिड का जो है ना, सॉलिड का अपना एक फिक्स आयतन भी होगा, वॉल्यूम भी होगा और अपना एक शेप भी होगा, ठीक है। आयतन भी होगा और उसका आकार भी होगा, एक शेप, ठीक है, सॉलिड का। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड का आयतन जो होता है ना, वॉल्यूम तो सेम रहता है लेकिन उसका आकार सेम नहीं होता है, ठीक है। उसका जो होता है ना स्ट्रक्चर वो एक सेम नहीं होता है। कैसे, देखिए मान लेते हैं 1 लीटर हम पानी लिए, अब उसको एक बोतल में डाल दी, ठीक है, ये एक बोतल है, इसको बोतल में डाल दी, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, ठीक है, 1 लीटर पानी है यानी कि वॉल्यूम तो उसका सेम है। अब इसको बोतल में डाले तो बोतल का शेप ले लिया, अब इसको हम इस तरह से कोई एक बर्तन में डाल देते हैं, ठीक है, तो अब ये बर्तन का शेप ले लेगा, लेकिन क्या वॉल्यूम बदलेगा? नहीं, 1 ही लीटर रहेगा, वॉल्यूम 1 ही लीटर है, ठीक है, वॉल्यूम 1 ही लीटर, लेकिन इसका शेप चेंज हो जा रहा है, यानी कि आकार निश्चित नहीं होता है। तो ठीक है, इसका आयतन निश्चित आयतन होता, इस निश्चित आयतन होता, हाँ बिल्कुल इसका निश्चित आयतन होता, निश्चित आकार होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गुण नहीं है, ये इसका गुण नहीं। कणों के बीच आकर्षण ठोस से कम होता है, फोर्स जो होता है ठोस से कम होता है। द्रव को संपीड़ित करना कठिन होता है, द्रव को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड़ित करना कठिन होता है, ये ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका निश्चित आकार होता है, ये इसका यहाँ पे पूछा गलत, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है रियल में, जबकि यहाँ पर हमको गलत मानना तो गलत यही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा गैस का गुण नहीं है? तो गैस का गुण नहीं पूछा गया है, तो अब गैस का मैं देख लेते हैं क्या क्या हम लोग बोले थे। गैस का निश्चित आकार नहीं होता है, गैस का कोई निश्चित, अब इसका आकार भी निश्चित नहीं होता और वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता। कैसे, देखिए ये गैस है, अब इसको एक कंटेनर में रखे हैं, अब इसमें मान लेते हैं 1 लीटर गैस है, ठीक है, गैस है यहाँ पे मतलब गैस हम भरे हैं, ठीक है, इसको ये मैंने लेते हैं। अब इसका देखिए ये एक यहाँ पे भरा हुआ गैस, अब इसको अगर हम लोग कंप्रेस करके इसको हम लोग इतना में भी कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम भी ना तो सेम होता है और ना ही इसका कोई आकार होता है, आकार तो होता ही नहीं है, गैस तो इधर उधर चलते फिरते रहता है, और ना ही इसका कोई वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। 1 लीटर है, मान लेते हैं इसको 1 लीटर यहाँ पे, अब इस 1 लीटर को हम लोग 500 ग्राम में भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंप्रेस करके। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घर में खाना बनाने वाला गैस जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, वो गैस होता है लेकिन उसको हाईली कंप्रेस करके एक कंटेनर में, सिलेंडर में डाल दिया जाता है, ठीक है। वो जो गैस होता है उस समय ना जाने कितना रहा होगा, अब उसको कंप्रेस करके एकदम कम में उसको लिक्विड बना के डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका ना तो कोई गैस, इसका कोई वॉल्यूम होता है फिक्स और ना ही इसका कोई आकार होता है, ठीक है। तो ये आपका ये समझने वाला था, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? तो गैस का निश्चित आकार नहीं होता है, बिल्कुल ये सही, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं है। तो गैस का निश्चित आयतन नहीं होता, गैस का ना तो कोई निश्चित वॉल्यूम होता है। गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते, बिल्कुल इसका अणु स्वतंत्र रूप से गति करते, एक से दूसरे का बहुत ही कम या फिर ना के बराबर बॉन्डेड होता है, ठीक है। गैसों का संपीड़ित संभव नहीं है, गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस अभी हम एग्जाम्पल दिए, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव्यों यानी कि मैटर, द्रव्यों को गर्म करने पर उनके कणों के मध्य लगने वाले अंतः आणविक बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि पूछा गया क्वेश्चन में कि अगर हम लोग द्रव्यों को यानी कि मैटर को गर्म करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो, गर्म करते हैं तो इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसके बीच में क्या होगा? तो फोर्स जो होता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में फोर्स है वो कमजोर पड़ने लगता है गर्म करने पे, चाहे किसी में गर्म करो, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी करो, वो कमजोर टूटने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? अंतः आणविक बल जो होता है ना वो घट जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतः आणविक बल घटने लगता है। चलिए नेक्स्ट है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? तो आप लोग को पता होगा पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों को हम लोग अभी पढ़ लिए, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब एक चौथी अवस्था होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। एक 5वीं अवस्था होता है जिसको बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं होती है, चौथी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, 5वीं अवस्था को बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए अब इसको ठीक से पढ़ते हैं हम लोग बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या होता है? कोई गैस है, ठीक है। अब इस गैस को इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में लंबे समय तक गर्म किया जाता है, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में। तो क्या होता है ना कि इसके एटम से जो है ना माफ कीजिएगा, इसका जो परमाणु है, परमाणु यानी कि एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये आयन में टूट जाता है, आयन यानी कि पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में टूटने लगता है, और ये गैस का एक बादल बना देता है, ठीक है, गैस का एक बादल बना देता है, और इसी को कहा जाता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा कहा जाता है। यानी कि किसी गैस को हम हाई टेम्परेचर में लंबे समय तक जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसका जो एटम से परमाणु माफ कीजिएगा एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है और वो आयनों में टूटने लगता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में,
और गैस का एक बादल बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अंतरिक्ष में जितने भी जो मैटर पाए जाते हैं, पदार्थ जो पाए जाते हैं, उस पर 99% सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली कहाँ पे होता है, तारों में होता है, तारों में, सूर्य में। जैसे कि हम सूर्य एक तारा है, तो इसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, ठीक है, तारों में ही पाया जाता है बेसिकली। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। कितनी अवस्था होती है, 5 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्लाज्मा को। जब किसी गैस को अत्यधिक उच्च टेम्परेचर यानी कि तापमान पर गर्म किया जाता है, तो परमाणु आयनीकृत आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अलग हो जाता है, ठीक है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। यह आयन में टूट जाता है, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, या अब देखो आयन में अगर टूटा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उसमें से, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। ब्रह्मांड में 90% पदार्थ जो है सिर्फ प्लाज्मा से बना होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में किया था, ठीक है, जिसको इसने नाम क्या दिया था, रेडिएंट मैटर यानी कि चमकदार पदार्थ के नाम दिया था। लेकिन फिर बाद में इरविंग लैंगमुइर ने 1929 में इसको प्लाज्मा कहा। तो ठीक है, इसको खोज किसने किया था, सर विलियम क्रूक ने। कब किया था, 1879 को। और इसने क्या नाम दिया था, इसने नाम दिया था रेडिएंट मैटर। लेकिन बाद में इरविन लैंगमुइर ने 1929 में प्लाज्मा नाम दिया गया, ठीक है। तो प्लाज्मा नाम किसने दिया था, इरविन लैंगमुइर ने। कब दिया था, 1929 में, ठीक है। चलिए अब आते हैं पांचवी अवस्था पदार्थ की, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। यह अवस्था, अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या। जब किसी पदार्थ को, ठीक है, अत्यधिक कम टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। ये दोनों ही सही है, दोनों ही होगा, ठीक है। तो -273 डिग्री को भी एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है और 0 डिग्री केल्विन को भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। जब इस टेम्परेचर में किसी पदार्थ को रखते हैं तो इसके एटम जो होता है ना, वो हाइबरनेट में चला जाता है। समझ लो कि एक तरह के एकदम स्थिर हो जाता है, एकदम इसमें मूवमेंट ना होता और ना ही एकदम ही रुक सा जाता है, ठीक है। उस अवस्था को क्या बोला जाता है, क्वांटम अवस्था। उसी को बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स में हम लोग यही वाला पढ़ते हैं। उस अवस्था को क्वांटम अवस्था बोला जाता है, ठीक है। और इस पर मानो कि समय जो होता है ना, एकदम समय, टाइम जो तो रुक जाता है, ठीक है। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा हमको लग रहा है सबने लगभग इस मूवी को देखा होगा, एवेंजर एंड गेम, ठीक है। या फिर ये वाला था, या फिर इसके जो पहले वाला पार्ट था उसी में एक सीन दिखाया गया था जिसमें एक कैरेक्टर रहता है। उसमें एवेंजर में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एंटमैन, ठीक है, एंटमैन, ठीक है, मैंने यानी कि चींटी आदमी, एंटमैन। वो क्या होता है ना कि वो क्वांटम स्थिति में चला जाता है, ठीक है, क्वांटम स्थिति में चला जाता है। और जब वो क्वांटम स्थिति से बाहर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखता है कि बहुत उम्र, मतलब बहुत ज़्यादा साल गुजर गया होता है। यहाँ पे थाइनोस आधी दुनिया को ख़त्म कर चुका होता है। तो ये क्वांटम फिजिक्स में चला जाता है, यानी कि क्वांटम स्थिति में चला जाता है। जब वो, अब इसके लिए उस समय जो समय था रुका हुआ था, लेकिन जब यहाँ आता, रियल लाइफ में आता अपना लौट के, तो देखता है कि यहाँ पे थाइनोस आधी दुनिया को ख़त्म कर चुका होता है और कितना साल गुजर गया होता है, ठीक है। यानी कि ये क्वांटम का वहाँ पर दिखाया गया था, क्वांटम स्थिति के बारे में। ये वाला अगर नहीं देखें आप लोग, मूवी देखिएगा, पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे वही स्थिति यहाँ पे जनरेट हो जाता है। यानी कि मैटर को जब हम लोग रखते हैं -273 डिग्री यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो ये क्या होता है, क्वांटम स्थिति में चला जाता है। इसी को बोला जाता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक चीज़ बताने वाला चीज़ है कि जो सबसे पहले इन लोग जो प्रयोग किया था वो क्या था, रूबिडियम गैस का। रूबिडियम गैस को जब रखा गया कहाँ पे, सुपर यानी कि 0 डिग्री केल्विन में, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया, एब्सोल्यूट जीरो पे, तो ये स्थिति प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो पदार्थ को संपीड़ित यानी कि कॉम्प्रेस कैसे किया जाता है, जब इसके एटम के बीच में गैप हो। और सबसे ज़्यादा गैप किस पे होता है, सबसे ज़्यादा गैप होता है गैस में, ठीक है, गैस में होता है। इसको आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है। किस अवस्था में, तो गैस अवस्था में आसानी से संपीड़ित कंप्रेस किया जा सकता है। जब किसी द्रव है, यहाँ पे लिक्विड है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा, यहाँ पे ना द्रव्य होना चाहिए, यहाँ पे द्रव लिखा गया पर यहाँ पे द्रव्य होना चाहिए, ठीक है। आप लोग काट के द्रव्य, जब किसी द्रव्य को गर्म किया जाता है तो उसके
जो अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा होता है ना वो बढ़ने लगता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ द्रव्य होगा, ठीक है, द्रव नहीं होगा। तो उसके जो अणुओं के बीच के जो गतिज ऊर्जा होता है वो बढ़ जाता है। चलिए, ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? चलिए अब यहाँ से समझने वाली चीज़ है, अब समझिए। ठोस यानी कि सॉलिड से लिक्विड में हम लोग बना रहे हैं, कोई चीज़ सॉलिड है। अब एग्जाम में जब भी आएगा आप लोग अपने माइंड में फटाक से एकदम बर्फ़ को ले आइएगा। बर्फ़, मान लिया यहाँ पे बर्फ़ के क्यूब है, इसको हम लोग लिक्विड बनाना, तो इसको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में बनेगा। जब लिक्विड में कर रहे हैं यानी कि गर्म करने से इसको मेल्ट हो रहा, मेल्ट होकर के लिक्विड में जाएगा, क्या होगा, मेल्टिंग होगा, गलन होगा या फिर मेल्टिंग होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलन या मेल्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई द्रव है, ठीक है, कोई लिक्विड है, को ठोस बनाना यानी कि सॉलिड में बनाना। अब देखो यहाँ पे पानी है, ठीक है, वाटर है। अब इस वाटर को हमको जमा के बर्फ बनाना, सॉलिड बनाना, क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, फ्रीजर में रख देंगे तो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि फिर ये बर्फ में बन जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला है, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मान लेते हैं कोई गैस है, अब इसको हम लोग लिक्विड बना रहे हैं, गैस से द्रव बना रहे हैं, गैस से लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक केटली है मान लो, ठीक है, इस तरह केटली बना दी हम। अब ये यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे 100 डिग्री या फिर इससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। गर्म करें तो यहाँ पे भाप बन के ये बाहर आएगा। अब यहाँ पे कुछ दूरी पे, यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर 100 से कम है, वहाँ पे अगर स्टील के यहाँ पे हम लोग थाली रख देते हैं, अब यहाँ से गैस टकरा रहा है, टकराने के बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंस होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है। जिस कारण से टेम्परेचर कम होने से ये धीरे धीरे कंडेंस होगा, जो गैस होगा कंडेंस होकर के पानी के बूंद में गिरे बनने लगेगा और टपकने लगेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कंडेंस, यानी कि क्या वो बोलेंगे, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। इस जो गैस से लिक्विड में बनाते हैं, गैस से जब लिक्विड में बनाते हैं तो इसको कंडेंसेशन करते हैं। तो ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होता है, जब कोई चीज़ को गर्म करते फिर उसको ठंडा करते, पानी को, इलेक्ट्रिसिटी में होता है ज़्यादातर, ठीक है, जो या फिर चाहे आप परमाणु वाला से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ या फिर कोयला वाला से, तो इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखिए नेक्स्ट है, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मान लो कोई लिक्विड है, अब इसको गैस बना रहे हैं, तो कुछ नहीं, पानी है, पानी को गर्म करो, क्या बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, या तो बॉइलिंग बोलते हैं या फिर इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा, बॉइलिंग भी और इवेपोरेशन भी। चलिए नेक्स्ट है, ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अब कोई ठोस है यानी कि कोई सॉलिड है, अब उसको गैस बना रहे हैं, रूल बोलता है कि ठोस से पहले लिक्विड बनेगा फिर गैस बनेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, सॉलिड से गैस बना रहे हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने की जो प्रक्रिया कहते हैं इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है, वी आई करके लिख लो, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसका एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का जो एग्जाम्पल होता है ये होता है कपूर, नेप्थलीन का गोली देखे होंगे आप लोग, जैसे कि कपड़ों में हम लोग जो यूज़ करते हैं सफ़ेद सफ़ेद गोली जो सेंट के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन का गोली। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसी को बोला जाता है नौशादर, ठीक है। सूखा बर्फ, जैसे कि मूवी में, भूत वाला मूवी में आप लोग देखे होंगे कि ऐसे ऐसे ज़मीन से धीरे धीरे धुआं निकल रहा है, या फिर शादी में, अभी तो शादी में भी यूज़ किया जा रहा है, जब बरमाला होता है उस समय इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सूखा बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है, सूखा बर्फ, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, ये सब, ये एग्जाम्पल एकदम आप लोग एक एक एग्जाम्पल की याद रख लीजिएगा, ठीक है। बोल देगा निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन किसमें नहीं होता है, 4 को दे देगा दूसरा और एक इसमें दे देगा, या फिर 3 इसको दे देगा, बोलेगा कौन होता है नहीं है, 3 इसको दे देगा और 4 कोई अलग एक दे देगा, ठीक है, चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस से गैस से ठोस बना रहे हैं, ठीक है, गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आप कोई गैस है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बना रहे हैं, ठोस बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, तो गैस से सॉलिड बना रहे हैं। सबसे पहले रूल कहता है गैस से पहले लिक्विड बनाओ, लिक्विड से फिर ठोस बनाओ, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहा है कि गैस से सॉलिड बना दो। जब सॉलिड बना रहे हैं मतलब कि गैस को सीधा सीधा डिपोजिट कर रहे हैं, यानी कि डिपोजिशन होता है। कहाँ की डिपोजिशन खोजो, निक्षेपण जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिपोजिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से प्लाज्मा, चौथी अवस्था पदार्थ की, गैस से प्लाज्मा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब हम लोग इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में गर्म करते तो आयन में टूट जाती है, यानी कि आयोनाइजेशन होता है, वहाँ पे आयोनाइजेशन होने लगता है, ठीक है, गैस से प्लाज्मा में। अब यहीं पे पूछ देगा कि प्लाज्मा से अगर अब हम लोग गैस से प्लाज्मा में बन गया तो इसको आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन कहते हैं। अब अगर यही वाला प्लाज्मा से अगर हम लोग गैस बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, तो डी आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, उसको डी आयोनाइजेशन से पलट देना, डी आयोनाइजेशन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम संगठित इकाई जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं रह सकती है परंतु प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, क्या बोलते हैं उसको? एटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एटम, ठीक है, ये एकदम पूरी तरह से डिफिनेशन से। अब चलिए यहाँ से फिर से समझने वाली बात है,
देखिए एटम है, अगर एटम बिना रिएक्शन के है, एटम बिना रिएक्शन के साथ है, ठीक है, तो उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हम अभी बोले कि पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है। हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम है एक एटम है, हीलियम है, वो भी पीरियोडिक टेबल का है, ठीक है, ये सब तत्व है। लिथियम है, जितना भी ले लो सब एक तत्व या ग्रुप ऑफ तत्वों से बना है, या फिर अपना खुद एक ही तत्व से, एक ही परमाणु से बना है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम से बना है, ठीक है। तो बिना कोई रिएक्शन का जब बनता है, एक दूसरे के साथ आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, प्रॉपर्टी में इसका कोई चेंज नहीं होगा, और ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, एकदम प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन जब एटम को रिएक्शन के थ्रू दो एटम जुड़ जाता है, रिएक्शन के थ्रू जब दो एटम जुड़ता है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, अणु कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी में चेंज होगा और ये इम्प्योर होगा, इसमें सब गुण आता है, ठीक है। इसमें जैसे कि हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम को जब हम लोग मिलाते हैं आपस में, तो क्या बनता है, H2O बन जाता है, ठीक है, पानी बन जाता है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन का भी गुण आ गया और ऑक्सीजन का भी गुण आ गया, यानी कि इसमें सभी गुण आ गया, और ये इम्प्योर है। अब इसमें ना तो सिर्फ हाइड्रोजन रहा और ना तो सिर्फ ऑक्सीजन रहा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गया, इम्प्योर फॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरह से कार्बन है, कार्बन में अगर ऑक्सीजन को मिला दे रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये इम्प्योर फॉर्म होता है और इसमें सभी गुण हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ के शुद्धतम अवस्था को क्या कहते हैं, तो शुद्धतम अवस्था को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, तत्व बोलते हैं। यहाँ पे अभी लिखे हैं, यहाँ पे तत्व है, इसको क्या बोलेंगे, तत्व है, तत्व होता है, ठीक है। शुद्धतम अवस्था को, जो कोई बिना केमिकल रिएक्शन से बना होता है, मतलब मिल के बना होता है, ठीक है। चलिए, पदार्थ की वह घटक जिसके सभी गुणधर्म पाए जाते हैं, सभी गुणधर्म किस में पाए जाते हैं, हम बोले अभी कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यानी कि कार्बन का भी गुणधर्म है और ऑक्सीजन का भी है, यानी कि सभी गुणधर्म पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये शुद्धतम रूप नहीं है, ये इम्प्योर रूप है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग क्या बोले कि अगर एटम को बिना रिएक्शन के दो एटम आपस में जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे, तत्व यानी कि एलिमेंट बोलते हैं। अब अगर एटम रिएक्शन के द्वारा कोई दो एटम जुड़ रहा है आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे, ठीक है, अणु बोलेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब अगर इस तत्व को और इस अणु को, यानी कि तत्व को यानी कि एलिमेंट को और मॉलिक्यूल को, दोनों को जब आपस में मिलाते हैं, तो अब क्या होता है, अगर आपस में फिर दो तरीके से मिलेगा, एक या तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलेगा, या तो फिर बिना केमिकल रिएक्शन से बनेगा। इसको यहाँ से अच्छे से पहले चार्ट में हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एटम था, एटम को अगर हम लोग विदाउट रिएक्शन के द्वारा दो एटम मिला, तो क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। अगर एटम रिएक्शन के थ्रू मिला, तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब अगर एलिमेंट और मॉलिक्यूल को फिर से आपस में मिला रहे हैं, ठीक है, अगर रिएक्शन के थ्रू मिला, अगर विदाउट रिएक्शन में मिला, तो उसको मिक्सचर कहेंगे, बिना रिएक्शन का मिक्सचर बना। और अगर रिएक्शन के साथ, अगर रिएक्शन होकर के कुछ प्रोडक्ट बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको फिर से समझ लो, एटम है, एटम बिना रिएक्शन का, एटम जब दो एटम बिना रिएक्शन का मिला, दो या दो से अधिक एटम बिना रिएक्शन का मिला, तो एलिमेंट बन गया। दो या दो से अधिक एटम रिएक्शन के साथ अगर मिला, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बन गया। अब फिर से अगर हम लोग एलिमेंट और मॉलिक्यूल को मिला रहे हैं, तो अगर बिना रिएक्शन का मिला, तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अगर रिएक्शन के साथ बना, तो क्या बन गया, कंपाउंड बना। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब इसको समझ लेते हैं। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर तत्व एलिमेंट को और परमाणु को मिला रहे विदाउट रिएक्शन, तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, मिश्रण क्या बोलते हैं, चीनी और पानी के घोल। देखो, बिना फिजिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब फिजिकली मिल के बना है, ठीक है, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो फिजिकली रूप से बना, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, आराम से फिजिकली द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। चीनी और पानी का घोल, हम लोग चीनी और पानी को घोल दीजिए, और इसको हम लोग फिर से बाद में अगर हम लोग चाहेंगे तो चीनी को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, चीनी नीचे में बैठ जाएगा, ठीक है। कॉपर और जिंक के अगर हम लोग मिलाते हैं, तो वो बनता है क्या, पीतल बन जाता है, ठीक है। कॉपर और जिंक को बाद में कॉपर को भी अलग कर सकते हैं, गला के इसको कॉपर को अलग कर देंगे और पीतल को अलग कर देंगे। एयर, जो वायु है, एयर में सब मिक्स रहता है मिश्रण के फॉर्म में, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे वायु को हम लोग खींचते हैं नाक के थ्रू, अब यहाँ पे अलग होकर ऑक्सीजन हमको मिल जाता है, बाकी सबको निकाल देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू सब निकल जाता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी है सब निकल जाता है। बारूद में भी जो भी प्रोडक्ट बारूद बनाने में लगता है, सब अलग अलग सिर्फ मिला दिया जाता है, उसको हम लोग चाहेंगे तो बाद में अलग कर सकते हैं। स्याही, इस तरह स्याही में भी जो भी रहता है लिक्विड, सबको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, ये कोई निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता कि देखो अगर हम चीनी और पानी का, चीनी अगर हमको शरबत पीना है तो चीनी और पानी चाहिए, तो चीनी हमको चाहिए 3 चम्मच ही चाहिए और पानी 1 गिलास चाहिए, ऐसा नहीं। 4 चम्मच भी मिला सकते हैं, 5 चम्मच भी मिला सकते हैं, यानी कि इसका रेशियो कोई फिक्स नहीं होता और ना ही इस पर कोई संख्या लिखा जाता, जैसे कि HNO4, ठीक है, HNO4। अब HNO4 में जैसे कि संख्या लिख दी है, यानी कि ऑक्सीजन का 4 है, ठीक है, इसका रेशियो बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लगे, चीनी पानी के घोल में कहीं पे आपको संख्या दिख रहा है, कॉपर और जिंक में कहीं पे संख्या दिख रहा है, बारूद में कहीं पे, एयर में कहीं पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जब भी हम लोग कोई कंपाउंड बनाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे संख्या दिखता है, ठीक है। तो मिश्रण में कोई संख्या नहीं दिखेगा आपको। एलिमेंट, अब कोई एलिमेंट और फिर से मॉलिक्यूल को जब मिलाते हैं आपस में और केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलता है, रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है, इसमें रिएक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल क्या है, जैसे H2O, सोडियम क्लोराइड, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, तो ये सब इसका एग्जांपल है। रिएक्शन के थ्रू बना तो कंपाउंड बनेगा, बिना रिएक्शन के बना तो मिक्सर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिश्रण को भी देखते हैं। 2 चीज़ बना, अगर बिना विदाउट रिएक्शन तो मिश्रण बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। अगर रिएक्शन के साथ बना तो क्या बना, कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया। तो हम लोग अभी कंपाउंड को छोड़ते हैं, अभी हम लोग मिक्सर पे आते हैं, ठीक है। तो मिक्सर भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है होमोजीनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर किसको बोलते हैं, जैसे कि गिलास में हम लोग चीनी और पानी को मिला दिए, घोल दिए, तो आप अलग नहीं कर पाओगे कि देख के, अपना आंखों से देख के ये नहीं बता पाओगे कि देखो यहाँ पे चीनी है और यहाँ पे पानी है, मिल जाता पूरी तरह से। जो पूरी तरह से मिल जाता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसमें हम लोग कंपाउंड को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पे 1 गिलास पानी है, इसमें हम लोग क्या डाल दिए, रेत डाल दी, बालू डाल दी, तो आप आराम से बता सकते हो देखो यहाँ पे बालू है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब इसमें तेल डाल दी तो बता सकते हो कि हाँ देखो यहाँ पे तेल है, इधर पानी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बस यही पे यहाँ पे ये चीज़ लिखा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। नमक का घोल, चीनी का घोल, अवायु, ये सबसे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये सब देख लीजिएगा। इस पर देखो रेत और पानी का मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तेल और पानी का मिश्रण, इसको अलग अलग किया जाता है, दूध हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। तत्व, एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, केवल एलिमेंट शुद्धतम रूप, हम अभी बोले शुद्धतम रूप, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। निम्न में से, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, अब आपको बताना कि कौन सा एक तत्व है। शुद्धतम रूप खोजो, पानी H2O, अब देखते रहो, बनाते रहो। एयर क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, ये क्या है, मिक्सचर है। सोना क्या है, गोल्ड, ओरम, AU, सोना क्या है, सिर्फ एक ही प्रकार से के एटम से मिलकर बना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोना। नमक NaCl क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो आप जैसे आप लोग देखिएगा ना, अगर ये वर्ड हम बोले ना कि सिर्फ इसको शब्दों का खेल है, अगर शब्द आपको याद हो गया तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बोला कि निम्न से तत्व कौन सा है, तो तत्व हम अभी बताएं थे, तत्व क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। देख लो, जल H2O 2 या अधिक परमाणु से मिलकर बना, ये मिक्सचर है। सोना, ओरम, गोल्ड, AU से सिर्फ मतलब एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब दो या अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होता है, रासायनिक रूप से संयोजित होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है, बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, कंपाउंड है, कौन सा एक, NaCl एक यौगिक है, देखने सही लग रहा है, NaCl। वायु मिक्सचर है, पेट्रोलियम मिक्सचर है, दूध मिक्सचर है। चलिए नेक्स्ट, मिश्रण क्या है, 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों का भौतिक मिश्रण। देखो भौतिक रूप से मिलाया गया है तो क्या होगा, मिक्सचर। रासायनिक रूप से बना है तो क्या होगा, कंपाउंड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोले, जो घोल देने से हम लोग को पता नहीं चलेगा कि अलग अलग नहीं कर सकते कि चीनी कौन सा, पानी कौन सा है, ठीक है। जैसे कि होमोजीनियस है नमक और घोल, नमक और पानी का घोल, नमक का घोल या नमक और पानी का घोल, वही चीज़ है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नमक और पानी का घोल। बाकी सब में हम लोग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीसमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसका उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेत में लोहा, ठीक है। बाकी सब में आप अलग कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, रेत और लोहा को अलग कर सकते हैं, ठीक है। यौगिकों को अलग करने के लिए, यौगिक यानी कि कंपाउंड किससे होता है, रासायनिक प्रक्रिया से मिलकर बना होता है। इसको हम लोग अलग करने के लिए भी रासायनिक अभिक्रिया ही करेंगे। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, चलिए बताइए मिश्रण कौन सा नहीं है, तो हवा मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, CO2, ठीक है। दूध और रक्त मिश्रण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है ना कि मिक्सर है। पारा क्या है, तो पारा एक तत्व है, ठीक है। पारा क्या है, पारा तत्व है, Ag क्या है, तत्व है। ओरम क्या था, अभी पढ़े, तत्व है। सिल्वर क्या है, एक तत्व है।
मिश्रण के घटकों को अलग करने, मिक्सचर किस तरह से बना होता है? तो फिजिकल मतलब यानी कि रासायनिक गुण भौतिक गुणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो भौतिक गुण से यानी कि भौतिक गुणों से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यौगिकों के घटक किस अनुपात में रहता है? यौगिक यानी कि कंपाउंड का एक अपना फिक्स अनुपात होता है। जैसे कि पानी H2O हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना होता है। अब अगर जब भी हम लोग हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम को मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा, कुछ दूसरा नहीं बनेगा, यानी कि एक निश्चित अनुपात में ही बनता है। इसका आंसर क्या होगा? निश्चित अनुपात में। नेक्स्ट, मिश्रण के घटक किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? मिक्सचर के अनियमित, इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं होता, अनियमित अनुपात में रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, चीनी पानी का घोल मान लेते हैं। चीनी पानी के घोल में 3 चम्मच चीनी मिलाए 1 गिलास पानी में, ये 3:1 का रेशियो हो गया। अब 4 चम्मच भी पानी हम चीनी मिला सकते हैं 1 गिलास पानी में, 5 चम्मच भी चीनी मिला सकते हैं 1 गिलास पानी में, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बर्फ़ के पिघलने का तापमान, चलिए ये जो है ना ये टेम्परेचर से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में दम है और ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, और इस टॉपिक से में भी ये इसका रिलेशन है, इसलिए इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। बर्फ़ के पिघलने पर तापमान स्थिर रहता है, क्यों? मान लेते हैं एक बर्फ़ का क्यूब है, ये जो पिघल के लिक्विड बन रहा है तो इसका तापमान उस समय स्थिर रहता है। ऐसा देखा जाएगा तो बर्फ़ जो है इसका तापमान कम होगा लिक्विड के थ्रू, लेकिन जब ये जो पिघलता है उस समय इसका टेम्परेचर जो होता है सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में ही लगा देता है, जिस कारण से जो टेम्परेचर होता है ना वो फिक्स रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इस स्थिति में फिर जैसे पानी बनता है फिर इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि उष्मा तापमान बढ़ने में लगता है, क्योंकि उष्मा हस्तांतरण में लग जाता है, ठीक है। क्योंकि उष्मा अवस्था हस्तांतरण में लग जाता है, यानी कि सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में बनाने में ही लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में पदार्थ की उष्मा अवशोषित होती है? यानी कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है? गलन में, जमना में, संघनन में या फिर वृष्टि में? गलन को देखते हैं, ठीक है। गलन यानी कि कोई अगर आइस क्यूब है, इसको हम लोग उष्मा अवशोषित किया यहाँ से और उसके बाद ये लिक्विड बन गया, ठीक है। और इसके बाद ये लिक्विड बन गया, यानी कि ये उष्मा को गर्म किए इसको तब लिक्विड बना, यानी कि उष्मा को अवशोषित किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलन। अवशोषित किस में करता है? तो गलन में। अगर यही पे लिक्विड है, अब अगर लिक्विड है इसको अगर हमको जमाना है, लिक्विड है, अब इसको हमको बर्फ़ का क्यूब में बनाना है, तो क्या करेंगे? यहाँ से लिक्विड से उष्मा को बाहर निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने का मतलब हीट को बाहर निकालेंगे। हीट को जब बाहर निकालेंगे तो इस उष्मा बाहर निकल रहा है, ना कि अवशोषित हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में उष्मा बाहर निकालते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर गलन, ठीक है। वाष्पीकरण के समय तरल के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब वाष्पीकरण होता है तो जो तरल होता है उसका तापमान में क्या होता है? देखिए जब वाष्पीकरण हुआ मतलब यहाँ से जो हीट निकल रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तो जो तरल का जो तापमान होता है ना वो कम हो जाता है। ये जितना गर्म हुआ ये उड़ गया, फिर यहाँ पे कम हो गया होता है। देखिए पानी उबलता कैसे है? देखिए पानी यहाँ पे पानी है, पानी उबलता कैसे है? ये जो यहाँ पे जब हीट होता है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हल्का होता तो ये ऊपर आता है, ऊपर आके फिर गैस बनकर निकलता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा कम होता है, यानी कि इसका तापमान क्या हो जाता है? थोड़ा सा घट जाता है। ये ऐसे हम ऐसे हाथ दे के पता नहीं कर सकते, इसको जो लेबोरेटरी में ही पता किया जाता है, इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस आता है, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन रहा। अगला पार्ट 2 इसका आएगा, ठीक है, जिसमें पूरा कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।